बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन एंड हजरात, हजरात कम है तो इसलिए ज़्यादा मैंने बोला। ये इट्स वेरी जॉय फॉर मी टू कम एंड टॉक टू दी क्लिनिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट पूरे मुल्क के, और डिस्कसिंग ए टॉपिक विच इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। Obesity and epigenetics. Obesity इस हॉल में मेरे ख्याल में तकरीबन 30% तो होंगे ओवरवेट। मैं 3 kg ओवरवेट हूँ ऑलरेडी। डर के बोल रहा हूँ। तो ओवरवेट ओबेसिटी इज ऑलमोस्ट एपिडेमिक, ऑलमोस्ट। आई मीन पाकिस्तान में, ख़ास के शहर में तो कहते हैं, किसी किताब पढ़ा मैंने, 66% शहर के अंदर, गांव में थोड़ा कम होगा। इट इज़ फ्राइटनिंग एक्चुअली ओबेसिटी। एंड एपिजेनेटिक का रोल करता है इसके अंदर। ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आई हैव ट्राइड टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। इट इज़ सब्जेक्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सब जानते हैं इनको, इनके करीब कोई ना जाए, सब जानते हैं। और ख़ास के सेंट्रल ओबेसिटी जो हमारे एशियंस की है, बड़ी फ्राइटनिंग है ये। व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट 10-20 minutes, आई विल टॉक अबाउट ओबेसिटी, इट्स पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म, इट्स एनी रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड इट। मैं पहले एक सब्जेक्ट कह दूं कि ये मोटापा ऐसी चीज़ है, मैं आखिर में इस पर ज़्यादा समझाऊंगा आपको। ये एक तरह का रिवॉल्यूशन है बॉडी के अंदर। आपके फैट सेल्स आपको काबू करते हैं, आई मीन आपके फैट सेल्स आप पर हावी हो जाते हैं, अंदर से क्रेविंग होती है। रात को आप किचन में घूमते हैं, किचन बोरसी खाने से फ्रिज खोल के कुछ खा लिया, खजूर खा लिया, खजूर अच्छी चीज़ है, खा लिया। ये क्रेविंग जो होती है ना, ये एक तरह काबू कर रहा है आपके पास। मैं उस पर आता हूँ कुछ देर में। व्हाट इज ओबेसिटी? वी ऑल नो एक्सेस ऑफ फैट leads to excess body weight, leads to all these diseases, type 2 diabetes, lipidemia, cardiovascular disease, hypertension and cancer. Cancer, you all know, breast cancer खास करके हायर है obese ख्वातीन में। तो it causes so many diseases। कहते हैं 100 बीमारी की एक बीमारी मोटापा, मशहूर कहावत है ये। इसमें कैसे हैंडल करें इंसान? साइंटिफिकली हम सब जानते हैं, आप लोग क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। BMI इज दी ट्रेडमार्क कि आप कौन ओबीस है, कौन मोटा है, कौन पतला है। 18.5 से 25 तक इज नॉर्मल, दिस इज ओवरवेट मोर देन 25, मोर देन 30 ओबीस, 35 के ऊपर मॉर्बिडली ओबीस। आई होप यहाँ कोई नहीं है मॉर्बिडली ओबीस, कोई नहीं है। ओबीस तो हैं काफ़ी यहाँ पे भी। और ऑफ कोर्स 40 के बाद इज डेंजरस। सम बुक हैव सेड fatally obese, anytime anything can happen, and it is said when a person is fatally obese, say 400 pound or 200 kg, actually the fat volume is so much in the body and the poor heart is pumping blood, sending oxygen to it. क्या करें, मजबूर है, भेजना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हार्ट कहता है एनफ इज एनफ, सॉरी, एंड वेरी सडन डेथ हैपेंस। तो दिस फेटली ओबीज इज ए डेंजरस थिंग। वहाँ कोई नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट। हम में यहाँ पर ओबीज तो हैं काफ़ी, मॉर्बिडली ओबीज भी नहीं होंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड ओबेसिटी अमेरिका में मोर देन 40% आर ओबीज, पाकिस्तान में मोर देन 30% एज ए होल, लेकिन अर्बन एरिया में, शहरों में ज़्यादा हैं। सब जानते हैं हमें उसकी कॉज क्या है, वो सब टाइम नहीं हुआ। असल से फ्राइटनिंग ये है, 20% चिल्ड्रन पाकिस्तान ओबीज और ओवरवेट, एंड इट इज़ फ्राइटनिंग। बच्चों में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में? जो बंदा मोटा नहीं है कहेंगे तुम कमज़ोर हो, बीमार हो, क्या खैरियत तो है। और जो मोटा है कहेंगे ओ वाट हेल्दी, बंदा हेल्दी है। हमारा एटीट्यूड यहाँ पर, एंड दिस इज एपिजेनेटिक, हमारे यहाँ पर एटीट्यूड डिफरेंट है। एपिजेनेटिक इज समथिंग विच आई विल कम इन ए मिनट।
जो विदाउट चेंजिंग द जीन इट एक्ट्स। हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारी एक ख्वाहिश टू बी मोटा, क्योंकि सोसाइटी में मोटे को अच्छा समझा जाता है। कोई खुशी का वक्त हो मिठाई आ जाती है, कोई इम्तहान पास हुआ मिठाई आ जाता है, कोई कुछ हुआ, बच्चा पैदा हुआ मिठाई आ जाती है, और कोई इंतकाल हुआ तो बिरयानी बढ़ती है। और खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह, कैन यू इमेजिन, बिरयानी अगर एक प्लेट खाया आपने तो कम से कम 2 चम्मच आपने घी पी लिया, क्योंकि एवरी राइस के ऊपर एक थिन कोट है लिपिड का। आप जमा करें उसको तो एक प्लेट बिरयानी में कम से कम 1-2 छोटी चमची उसकी फैट की है। ये हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली, और ये हमारा मेंटल एटीट्यूड है अनफॉर्चुनेटली। ओबेसिटी इज अ डिजीज ऑफ कैलोरिक इम्बैलेंस मैनेजमेंट एंड इट इज वेरी सीरियस डिजीज। पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, अभी तक पूरा पता नहीं है, वरना अब तक लोग कंट्रोल कर चुके होते, अभी तक फुल कंट्रोल पता नहीं है अभी इसका। अब एपिजेनेटिक नई चीज आई है, कैसे अंदर से हम फंसे हुए हैं उसके पीछे। दिस डिजीज इज सो सीरियस एंड इट इज बेसिकली ए कैलोरिक इम्बैलेंस। कॉजेज में ये सब जानते हैं हमें, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, ड्रग एंड ऑफ कोर्स एपिजेनेटिक। ऑल दीज फैक्टर्स एक्ट अपॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल दीज फैक्टर। हाइपोथैलेमस में देयर इज एपेटाइट सेंटर एंड द स्टैटिक सेंटर, उसके ऊपर जाकर के थ्रू न्यूरोहेमोरल एक्ट दिस थिंग टेक्स प्लेस। दिस थिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। जाता हूं, however the basic fact is excess food intake is the main cause। आप कुछ भी बात कर लें, चाहे साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ड्रग्स, जेनेटिक, जो भी करें, आखिर में जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये एक्सेस फूड इनटेक इज द कॉज। कैसे काबू करें, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिलीव मी, जरा सा भी मैं जब कोई 2-3 चीज कम कर लेता हूं, सडनली कोई अच्छा खाना आ जाए, कुछ मिठाई आ जाए, कोई चीज थोड़ा सा खा लें, हर्ज कोई नहीं है, अब वहीं पर मामला खराब होता है। कैसे काबू करें इसको? जब मुझसे पूछते हैं तो अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कहता हूं आपको अच्छे खाने से डरना पड़ेगा। नफरत बोलना बुरी बात है, देखो खाना खाना है, लेकिन यकीन जाने हमको डरना पड़ेगा अच्छे खुराक से, तभी काम बनेगा हमारे सोसाइटी में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री, लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पर। फैट का फार्मूला ये है CH3CH2COH, प्रोटीन का फार्मूला ये है, ग्लूकोज का ये है, अल्कोहल का ये है। These are the main source of calorie। सब में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बेसिकली। और पानी में भी H2O है, हवा में भी नाइट्रोजन, वही चीज है। लेकिन वाटर एंड H2O डू नॉट हैव एनी कैलोरी। आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बिल्डअप करते हैं, दौड़ते हैं सीढ़ी पर, सांस फूल जाती है। एक्सरसाइज करते हैं वजन कम करने के लिए, पुशअप करते हैं वजन कम करने के लिए, सो कॉल्ड फैट बर्न करते हैं हम। ये फैट बर्न होकर कहां जाती है? कहां जाती है फैट? ये कोई सोचा है कभी इस बात को? फैट बर्न किया हमने, कहां गई? एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, लॉ ऑफ फिजिक्स है, एनर्जी ओनली चेंज इन शेप। तो ये फैट बर्न हो कहां गई? एक्चुअली ये हमारी सांस से बाहर निकली। कैन यू इमेजिन? फैट जब बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके हमारी सांस से बाहर निकल जाती है। जब ये मैंने बताया तो बहुत पहले मेरे एक स्टूडेंट ने, 25-30 साल पुरानी बात है, मुझे पकड़ लिया कि सर जब सांस से निकल सकती है और पानी से निकल सकती है तो क्यों ना हम ज्यादा सांस लें, उससे भी वजन बढ़ सकता है। और एक्चुअली बहुत से पेशेंट कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूं, सुबह एक चाय पीती हूं, दोपहर को 2, और फिर वजन बढ़ रहा है मेरा। मेजॉरिटी पेशेंट ये कहते हैं। तो क्या हवा में, पानी में कैलोरी है? ऐसा नहीं है। मैंने सवाल पूछा उससे, वापस उससे पूछा कि तुमने बात कही है, बिल्कुल सही कही है। आखिर जमीन में अब लगाते हैं गंदुम या चावल या आलू, वो पानी से लेकर के इट कन्वर्ट इनटू आलू कार्बोहाइड्रेट या गंदुम या चावल, तो वो तो कर रहा है, इंसान क्यों नहीं कर सकता? हो सकता कर रहा हो, तुम सही कह रहे हो, हवा पानी में शायद कैलोरी हो। मेन रीजन जो है साइंटिफिकली, वेजिटेबल में अल्लाह ताला ने फोटोसिंथेसिस की ताकत दी है। हाँ, हम आपके अंदर आ गई है फोटोसिंथेसिस, जो नजर नहीं आ रही वो अलग बात है। तो जो भी पेशेंट कहे आपको कि मैं तो कुछ खाते ही नहीं हूँ, वजन बढ़ रहा है, समझाना पड़ेगा उसको कि हवा में और पानी में there is no calorie। You have to understand that excess food intake is the cause। Bottom line यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो, cause कोई भी हो, हम कुछ भी खाएं, they are all interchangeable, they are all body में चेंज हो जाती है।
विद इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स, ये तो बेसिक चीज़ है, फिर ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ विटामिन ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें मिलकर के चीज़ें बनती हैं, वी ऑल नो इट, उसमें ज़्यादा डिटेल जाने का टाइम नहीं है फिलहाल। मेन रीज़न क्या है, ये हार्मोन्स, द न्यूरोह्यूमरल पाथ, लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन, ग्रेलिन, पेप्टाइड, इंसुलिन, all these act upon hypothalamus, disturbing, destroying, overtaking the fine balance between appetite and satiety department. ये समझने की कोशिश करें। सारी जो बॉटम लाइन ओबेसिटी का ये हार्मोन लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन बनता है एडिपोसाइट्स से। एडिपोसाइट्स मेक दिस हार्मोन, एंड जब एडिपोसाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा बनाता है लेप्टिन, और लेप्टिन जाके कहता है ऊपर, भाई एनफ इज एनफ, हमारा फैट्स रिजर्व अच्छा हो गया है रेनी डेज के लिए, तो अब ज़्यादा खाना बंद करो। वो फिर एपेटाइट सेंटर के जरिए खाना बंद कर देता है। लेकिन सपोज दिस लेप्टिन इटसेल्फ गोज मैड, सपोज लेप्टिन इटसेल्फ गोज मैड, या फैट सेल्स इटसेल्फ गोज मैड, विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग या डिक्रीजिंग लेप्टिन, कॉजिंग प्रॉब्लम। ग्रेलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम स्टमक, जब पेट खाली होगा आप ये निकलेगा और जगह बोलेगा भूख लगी भूख लगी भूख लगी, और गिरेगा, ग्लूकोज गिरेगा, भूख लग जाएगी। एंड पेप्टाइड comes from bowel, they all help in this scenario. Act upon hypothalamus, disturbing, destroying, and overtaking the fine balance between appetite and satiety department. Of course, the bottom line remains excess food intake is the cause. कुछ भी हो, bottom line वही है, हमको उस पर काबू करना, कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। Obesity is your fat balance. Like your bank balance, it depends upon debit and credit. समझाना पड़ेगा पेशेंट का आपको। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है जब ज़्यादा पैसे डालते हैं उसके अंदर, पैसे निकालते हैं तो बैंक बैलेंस गिर जाता है। कोई इसमें शक की बात नहीं है कि दिस थिंग डिपेंड्स एंटायरली अपॉन योर डेबिट एंड क्रेडिट, कितना खा रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जिसने ये समझ जाएगा बंदा, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आई एम नॉट ए क्लिनिशियन, लेकिन लोग आते हैं, पूछते हैं, मशवरा करते हैं, आई एम बीइंग पैथोलॉजिस्ट, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, पैथोजेनिस ऑफ डिजीज, और जब ये बात करता हूँ कि ये बैंक बैलेंस आपका इस पर डिपेंड करता है, तो बिलीव मी काफ़ी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर समझते हैं, फिर कहते हैं यार हमको डेबिट बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट कम करना पड़ेगा, उसके बाद गुजारा नहीं होगा। इसलिए ये बॉटम लाइन वही है, एक्सेस फूड इनटेक इज द कॉज। बॉटम लाइन वही रहेगी, आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, उसको आगे कर सकते नहीं। Now let's come to epigenetic, क्या रोल है, क्या है? What is epigenetic? Something above, around, or in the gene that may influence the functions of genome without changing the genetic code, and it may be passed on to next generation. This is frightening. This is frightening कि epigenetics में जो changes आ जाती हैं because of environment, it can be passed on to the next generation, and this is something very bad actually. Epigenetic, how it works without changing the genetic code. Quickly, this genes are here, this chromatin fibers, the DNA हमारा, खोलेंगे अगर उसको हम, इसकी जो DNA चल रहा होता है अराउंड द हिस्टोन बीड्स, उसको रैप किया जाता है, वरना इतना लंबा है कि नहीं कर पाएंगे हम। द की इज एक्चुअली दिस हिस्टोन बीड जिसके ऊपर घुमाया गया है, और दिस हिस्टोन बीड जिसके ऊपर DNA घुमाया गया है, ये है की रोल इन एपिजेनेटिक्स। मैं इस पर 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा इस पर। The histone bead, यही प्रोटीन है, ये beads are the key in the concept. 8 proteins of highly basic histone beads, tail on histone beads. These tails are chemicals sensitive to reciprocal matching chemicals in the environment having negative or positive charge. समझने की कोशिश करें, ये चीज जो है ये this is the histone, और ये टेल निकली हुई है, ये DNA उसके ऊपर घुमा हुआ है। ये टेल सेंसिटिव है, हवा से सूंघ रही है, हवा में, एनवायरमेंट में, खाने में, पीने में, सोच में, आपकी यहां पर सोच जो साइटोकाइन निकल रही बॉडी हमारी, इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचें आप, नेगेटिव ना सोचें। दिस सोच प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस, द साइटोकाइन अफेक्ट ऑन दिस, ये उसकी केमिकल नेचर है। ये हमने कहा ना आई हेट केमिस्ट्री, लेकिन देख करके डर लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें कैन इन्वॉल्व इन डूइंग methylation, phosphorylation, acetylation, citrulation, and this chemical reaction. Methylation is a basic process of genetics. We all know it. Methylation ज़्यादा हो जाए मसला हो जाए, कम हो जाए मसला हो जाएगा। और methylation कैसे affect करता है वहाँ पे आकर के, जैसे ये DNA methylation क्या है बेसिकली, इसको यहाँ करें,
मिथाइलेशन, ये डीएनए चल रहा है यहाँ पर है, ये हिस्टोन बीड, जो जीन इसके ऊपर है वो भी फंसी हुई बंद है। ये सब मुख्तलिफ चीज़ें जो है हेल्प करती हैं इसमें। ये जो बीड इसके ऊपर चिपका हुआ है ये बंद है अभी। ये जो लाल वाला है दिस इज द डीएनए जिसके अंदर मैसेज है, कोई मैसेज, इंसुलिन बनाने का या गर्लिन बनाने का या लेप्टिन बनाने का, जो भी कह लें। जब तक ये बंद क्या हुआ कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन जैसे ही ये हिस्टोन खुलेगा और ये बाहर आया देन डीएनए इज एक्सेसिबल फॉर जीन एक्टिविटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक कि कोई डीएनए उसके ऊपर लेपेटा हुआ टाइट, अपने काम नहीं करेगा वो। जैसे ही खुला लूज हुआ इट इज ओपन टू एनवायरमेंट फॉर मिथाइलेशन, सिट्रुलेशन वगैरह वगैरह जो भी, एंड दैट इज व्हाट हैपन व्हेन द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन दिस थिंग। ये कैंसर की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन एपिजेनेटिक फैक्टर्स व्हेन इट कम्स एंड टच वन ऑफ द टेल ऑफ दिस हिस्टोन टेल एंड उसको खोल देता है, तो जो जीन यहाँ फंसा हुआ था अभी वो बाहर आ गया, उसके ऊपर जो एक्शन हो सकता है। इसमें जीन चेंज नहीं हुआ, मजे की बात है जीन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टेम्पररी तौर पर वहां पर एक्शन कुछ हुआ और वो चीज हार्मोन बनी या नहीं बनी, हम उसमें डिटेल नहीं जा रहे कैसे से बनी, लेकिन कभी कम बनी, मिसाल तो लेप्टिन ज्यादा बन गई या कम बन गई, दैट कैन क्रिएट ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल मेटरनल डाइट अगर कम है, अगर फेमिन आया हुआ है, मेटरनल जेनेटिक बैकग्राउंड में कमजोरी है, दिस बेबी इज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट लीडिंग टू ऑल दिस पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग ओबेसिटी और भी चीजें हैं। ऑन द अदर हैंड अगर पेशेंट ओबीज है, डायबिटिक है, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी, ये जर्म लाइन मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ द histone disturbance and this gene activity, this can go not only to first generation, can go to generation first, second, even third generation जा सकता है ये, क्योंकि जो चेंजेस आ गई उसके अंदर, जीन में चेंज नहीं है लेकिन उसकी हिस्टोन की डिफरेंस की वजह से मसला हो गया इसके अंदर, जर्म लाइन में जा सकता है आगे आगे। they can even cause psychological traits and biological traits, they can lead to EVAS and GAVAS, genome based and epigenetic based association system, all these things involved. Even brain में when this cells, brain में सेल तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी हिस्टोन है, उसमें भी जो क्रोमोसोम है, when they get open and start methylation. Methylation is a routine normal process, either it activates the gene function या decrease the gene function, दोनों काम में ये हेल्प करता है ये। एंड दिस थिंग व्हेन हैपेंस इट कैन इंटरफियर अगेन विद द हिस्टोन बीड चेंजेस लीडिंग टू डिफरेंट या एबनॉर्मल या ओवर या अंडर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। सारा खेल प्रोटीन का, प्रोटीन सिंथेसिस। मैं खड़ा हूं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम प्रोटीन, आप सुन रहे हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम प्रोटीन, गुड प्रोटीन ऑफ कोर्स। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही बॉडी में हमारे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा एनवायरमेंट की वजह से, वो मसला है। क्या कर सकती है डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको, अल्कोहल, गुटखा, ये सब हम जानते हैं, सर्टेन ड्रग्स, दे ऑल कैन कॉज ओबेसिटी बाय चेंजिंग द नॉट जेनेटिक कोड बट इन्फ्लुएंसिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन फंक्शन। और उसके लिए एनवायरमेंट और जेनेटिक पुराने जमाने में कहा गया था कि नेचर इज द जेनेटिक, नर्चर इज एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स बीच में आकर के विद द हेल्प ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन देयर में भी फिनोटाइप में बी चेंज, फिनोटाइप जो अपीयरेंस है बंदे का वो चेंज अगर हो गया बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ह्यूमन एग, ह्यूमन, उस वक्त से काम शुरू हो जाता है। अगर एनवायरमेंट सही नहीं है, कैन यू इमेजिन, आप सब जानते हैं कि फिलिपिन ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, 5% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल में हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड कम, 0.4%, लेकिन यहाँ 5% है, ये जरूरी है उसके लिए। वहां पर अगर किसी से वो बढ़ जाए, घट जाए, तो इवन एट दैट स्टेज एपिजेनेटिक्स कैन इन्वॉल्व एंड क्रिएट ट्रबल। और डिटेल बड़ी स्टडी हुई इसके ऊपर, अब पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इसको। दिस थिंग इज बीइंग फॉर्म्ड, ये इन्वॉल्व है। अगर माँ का एनवायरमेंट सही नहीं है, एपिजेनेटिक्स सही नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि एक चूहिया को उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत डिस्टर्ब रखा गया, बहुत डिस्टर्ब। जब बच्चे हुए तो वो डिस्टर्ब थे, थ्रू आउट जिटरी थे। जिस चूहिया को खिलाया गया अच्छा खाना पीना, उसके बच्चे पैदा हुए बड़े स्मूथ थे, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ।
All these things, nothing is gene, but epigenetic, they say. This is so fascinating when you go in detail. Diet होने बात कर ली हमने, यही बात कर ली. Obesity and genetics. ये last slide मेरी है, and I want your entire attention on this. Highly complicated. Interaction of dozens of hormones and chemicals, the cytokines, good and bad, negative and positive, promoting, helping, suppressing, cutting, destroying each other. The hormone आपस में बात करते हैं body के अंदर. They talk to each other under influence from genome, epigenome, and the ever-changing environment. They communicate to each other. किस वक्त क्या करना है, कैसे करना है. Constantly. इसी में कहते हैं अगर आप नेगेटिव थिंक करें, आप नेगेटिव थिंक बात करेंगे. आप पॉजिटिव थिंक करें, आप पॉजिटिव बात चलेंगी. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे. At times, and a time comes when hormone like leptin, adiponectin, and ghrelin take over the metabolism. A kind of martial law. And I mean it. A kind of martial law, not listening to the rules of endocrines. Adipocyte decreases production of leptin. Leptin कम होगा, भूख ज़्यादा बढ़ेगी. एडिपोनेक्टिन कहते हैं बर्निंग हार्मोन है, ये फैट को बर्न करता है. ये नहीं बनेगा, वो नहीं होगा. ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ योर एपिजेनेटिक ऑल्सो. Stomach keeps on producing ghrelin, increasing the appetite. Can you imagine? All increases the fat, leading to a morbid obesity and beyond. Fat becomes martial administrator. आपका जो एडिपोसाइट्स है वो साइज में बड़ा हो जाता है, and somehow they take over the mechanism of normal endocrine, and it becomes selfish. It almost becomes cancer killer actually. बाद में end story cancer की है. I mean, people say, थोड़ा सा सियासी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कहते हैं कि martial law is a cancer of a country. Martial law, they say, is something which take over the country like a cancer in a body, not knowing stupidly that if the body dies, cancer also dies. Similarly, more or less, यहाँ पर ये कि fat takes over the metabolism. When the adipocyte takes over the metabolism, it takes over not knowing stupidly. When the body dies or collapse, the fat itself will be die. With that, I thank you very much. And for any question, I would like to answer it. ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया, सही है.